अभी कुछ दिन पहले सेंसर बोर्ड को लेकर के एक बड़ा मसला उठा था कि सेंसर बोर्ड फिल्मों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा रिलीज होने के लिए। बहुत सारी ऐसी फिल्में, चाहे वो धड़क 2 हो गई, फुले में भी बहुत सारे कट्स लगाने के बाद वो रिलीज हुई थी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे हम कहीं ना कहीं अपनी मर्जी का सिनेमा नहीं बना सकते। फिर वो क्लीशेड सिनेमा बनता रहेगा, फिर वो देखते रहिए आप वो झूठी फिल्म। अगर हम इस तरह की सेंसरशिप करने लगे ना, तो हमारा जो सिनेमा है वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे कहीं पहुंच ही नहीं सकता। अगर इस सिनेमा में कट्स लगाने शुरू कर दिए तो हम तो एक तो वैसे ही नहीं, हमारा बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल पे हमारा सिनेमा है ही नहीं कहीं। मुझे मजा आता है उन फिल्मों को देखने में, लेकिन जब मैं दिमाग घर पे रख के जाता हूँ। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट जो सलमान के बहुत बड़े बड़े फैंस भी थे, उन्होंने ये बोला कि बेहतर स्क्रिप्ट सुनने की जरूरत है सलमान को। आपको सब कुछ ला के दे रहे हो, अपनी फैन फॉलोइंग, एक मैडनेस, एक सेलिब्रेशन ला के दे रहे हो। बट अगर डायरेक्टर्स या मेकर्स काम नहीं करेंगे स्क्रिप्ट के ऊपर, तो फिर सारा ब्लेम हम सुपरस्टार पे नहीं डाल सकते। कहते हैं ना कि एक पब्लिक का एक्टर होता है, एक इंडस्ट्री का एक्टर होता है। पब्लिक के एक्टर को पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्टर है वो हर घर के आगे, हिंदुस्तान के हर घर के आगे उसको देखा जाता है। जो ग्रेट एक्टर्स जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, चाहे वो ओम साहब हो, नसीर हो, या इरफान हो, मनोज बाजपेयी हो, इनको लेके कभी भी बड़े बजट की फिल्म कभी बनी नहीं। स्क्रिप्ट में तो टेक्स्ट होता है, उसका सब टेक्स्ट कैसे पकड़े? मैं तो चाहूँ तो मैं तो टॉयलेट में उसको ऑब्जर्व करूँ कि बंदा वहाँ पे किस तरह का बिहेवियर है इसका। क्योंकि हमारे यहाँ है, ये फैक्ट है कि हम किसी भी इंसान की डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं करते हम लोग। अगर एक विलन है तो उसके अंदर सारी खराबियाँ हैं, एक हीरो है तो उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं। तो मुंबई इसलिए नहीं आया था कि मैं यहाँ पे पैसा कमाऊँगा, ये कमाऊँगा, वो कहूँगा, एक दिन बड़ा घर लूँ। वो करना होता तो शुगर फैक्ट्री खोल लेता मैं अपने गाँव में। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो कलाकार मौजूद हैं वो मौत को छू के टक से वापस आ जाते हैं, बाप का दादा का सबका बदला ले लेते हैं, और जिन्होंने कन्वेंशनल सिनेमा से इतर फिल्में चुनी और खुद को साबित किया। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे। हमारे साथ हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सेजल शाह जो डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रही हैं अपना, कोस्टाव नाम की एक फिल्म आ रही है उससे, वो भी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दोनों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, बढ़िया। सेजल, मैं आपसे शुरू करती हूँ। कोस्टाव आपने बनाई, फर्स्ट फिल्म। हमारा कुछ भी पहला ना हमें बहुत प्रिय होता है, फर्स्ट लव, फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट असाइनमेंट, फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। कितनी खास है ये फिल्म आपके लिए? ऑफ कोर्स इट्स योर बेबी, तो आपके लिए स्पेशल होगा। ये कहानी आपको कहनी है, ये क्यों सोचा आपने? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू। जैसे आपने बोला फर्स्ट फिल्म है, तो मुझे तो आई वांटेड टू बी वेरी पैशनेट अबाउट अ सब्जेक्ट। तो मैं ऐसे ही बिकॉज मेरा बैकग्राउंड भी जर्नलिस्ट है, तो मैं बहुत सारे लोग से मिलती रहती हूँ। आई एम स्टिल इन टच विद ऑल माई फ्रेंड्स। And during that one encounter, almost 5 साल पहले, I met Kostav's boss through my friend Pranati, who used to be with the Indian Express. And उन्होंने Kostav के बारे में मुझे बताया. And then I was so fascinated because मुझे उनको actually Kostav के बारे में नहीं मिली थी. We were discussing some other idea. And then I kept meeting him again and again कि मुझे मिलाओ, and took him a lot of time first to trust me that उसको मिलाओ, because Kostav को बहुत सालों से सब लोग बोल रहे कि फिल्म बनाई. This happened in the 90s. तो almost for 20-30 years people have been asking, but he has said no, मुझे फिल्म नहीं बनानी है. पर जब ही दास साहब ने उनको फ़ोन किया, Kostav agreed. Only to meet me, and then it took him almost a year and a half to build that trust and all, because वो और उसके बाद हुई. And I got very lucky because ये first film के लिए it was so much passionate, exciting. It's very rare to find a subject which is whole, like आप लोग, when we search for a film, this is real. This is the first film on the customs. Plus it's on heroism. It is on bravery. But it has, it is just not a straightforward story. It is also उसका complex protagonist है, उनके nuances है, उनका what is his hero's journey वो है. It's about forgiveness, guilt. So it's a wholesome film, and I got very lucky कि ये हुआ. And then for me, the best part is जब भी when I came to know कि मुझे story करनी, that time I was working with Nawaz on Serious Men. हम लोग, Serious Men was the film which we produced. Co-produce किया. Yeah, which we produced with Netflix. हम लोग नहीं produce किया था, मेरा partner भावेश ने लिखी थी, which नवाज को Emmy nomination मिला था, and it was one of the best films ever that year. He won all the awards. तो मुझे लगा था कि अगर ये फिल्म करनी है तो मुझे नवाज के साथ ही करनी है शुरुआत से। पहले दिन से मैंने किया था. एंड देन मैं उनको सेट पे मिलती रहती थी एज अ प्रोड्यूसर, एंड आई वाज हार्डली लाइक अ प्रोड्यूसर. मैं भी बहुत सारा काम कर रही थी, तभी मैंने 1-2 बार ऐसे बात में बोल दिया टू गेज हिम. तो मैंने हाँ देखते हैं. बिकॉज नवाज का क्या है
कि he is very particular about the story, the character. You know, it doesn't matter to him what I have realized now that I met him कि director of course और character क्या है story का. तो मुझे मैं already I was just feeding him little bit, ये character ये interesting है, but I didn't dare to go to him till हमारे पास पूरा story script हो. So 2 साल लगे script research करने को. Then my partner भावेश started writing it with मेघना, दोनों ने लिखा, भावेश ने फिर dialogues लिखा, फिर we went to नवाज. And जब यहाँ बोला तो I was like ecstatic because उनके बिना फिल्म बनती भी नहीं थी. I don't think anybody, if you watch the film आपको पता चलेगा कि नवाज के बिना ये फिल्म होती ही नहीं थी. Because it's a very very difficult performance, very nuanced and only ये कर पाते थे. नवाज, इन्होंने तो बिल्डअप करना धीरे धीरे शुरू कर दिया था कि ऐसे एक किरदार है, ऐसे एक किरदार है. आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई और जब ये फुल फ्लेजेड स्क्रिप्ट के साथ सेजल पहुंची तो वो क्या चीज़ें थी स्क्रिप्ट की या इस पूरे प्रोजेक्ट में वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने आपको हाँ कहने के लिए राज़ी किया? आई थिंक मुझे जो कैरेक्टर में हमेशा जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो है मिस्टेक्स, कैरेक्टर के जो फ्लॉ होते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं. अच्छा. वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं मुझे. वो सपाट कैरेक्टर के बहुत ही अच्छा इंसान है और सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होकर मतलब गरीबों को बचा रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है और एक हीरोइन है ये वो, बहुत ही इस तरह के कैरेक्टर से बहुत ही बोरियत सी होती है मुझे. कोस्ताव का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो मेरे लिए था वो यही था कि उसके अंदर भी कुछ कमियां, एक पागल आदमी है वो, तो वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी बजाय इसके कि वो सिस्टम के ख़िलाफ़ होता है और इसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है और ये वो. तो कुछ कमियां हैं उसके अंदर, कोस्ताव के अंदर. जो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा बहुत सारी कमियां लेके आता है वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर. उसकी वजह से मैंने बोला तो मैंने ऑफ कोर्स मैं करूँगा ये, क्योंकि उन उस तरह के कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे सेजल ने बताया, वो कॉम्प्लेक्सिटी में किसी भी एक्टर को करने में बड़ा मज़ा आता है. नवाज, किसी भी किरदार की मतलब फिर चाहे वो मैं हूँ, आप हो या जितने भी आप पर्दे पे किरदार उतारते हैं, चाहे वो कोस्ताव का हो या फिर आपने ठाकरे में बाला साहब का किरदार पकड़ा था, हर किरदार की ना 2 लाइफ होती हैं. एक वो जो वो लोगों के सामने रखता है कि वो कैसा खुद को दिखाना चाहता है, वो कैमरा के सामने कैसा बिहेव करेगा, वो लोगों के सामने अपनी कैसी इमेज बनाना चाहता है. एक वो जैसा वो अकेले में होता है, जब वो घर में है या जब वो अकेला बैठा हुआ है सोफे पे टीवी देख रहा है, वो जब तब कैसा बिहेव कर रहा है. तो वो जो नुआंसेस हैं आप वो पकड़ते हैं या जो पर्सनालिटी आपको बाहर दिख रही है वो पकड़ते हैं? क्योंकि स्क्रिप्ट में तो टेक्स्ट होता है, उसका सब टेक्स्ट कैसे पकड़ते हैं? आई थिंक जब हम किसी किरदार के बारे में पढ़ते हैं या उनके थॉट के बारे में सोचते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस वो खुद ही जाहिर कर देता है पब्लिकली भी. लाइक एज ए सेड कि अगर मैं तो चाहूँ तो मैं तो टॉयलेट में उसको ऑब्जर्व करूँ कि बंदा वहाँ पे किस तरह का बिहेवियर है इसका, या बाहर अकेले किसी ख़ास दोस्त के साथ या किसी फीमेल के साथ जो उसकी सबसे करीब है, उससे उसके बारे में पता करना चाहिए कि क्या टेम्परामेंट है इस आदमी का. तो उनसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होते हैं. क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो या किसी की वाइफ हो, वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा है. उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता उनसे ज़्यादा, यू नो. तो कैरेक्टराइजेशन तो एक्चुअली वहाँ से होने थे. पब्लिक इमेज तो बहुत ही आर्टिफिशियल वो है, हम बना के हम हर इंसान है, हर इंसान पब्लिक इमेज एक सेट करके चलता है कि मैं पब्लिक में रहूँगा तो ऐसे बन के रहूँगा. तो वो एक्चुअली वो है ही नहीं. वो एक्चुअल तो वो कुछ और है, वो तो एक्टिंग तो जो वो कुछ और है. आई थिंक वो बेस्ट है. और वो जो ख़राब हो या अच्छा हो उसके अंदर हम ये नहीं कह रहे. आई थिंक वो रियल है और उसी को लेके ही कैरेक्टराइजेशन करना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं जब भी बायोपिक हो या कोई भी कैरेक्टर हो, मिथ के कैरेक्टर्स हो, उनको ना पब्लिक इमेज उनकी कैसी थी उसको ध्यान में रख के ही कैरेक्टराइजेशन दिखाते हैं उनका. हम कभी इसलिए इंसान की, क्योंकि हमारे यहाँ है ये फैक्ट है कि हम डेप्थ में किसी भी इंसान की डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं करते हम लोग, जबकि सबसे खूबसूरत चीज़ वही होती है. तो इसलिए हमारे कहीं ना कहीं जो सपाट कैरेक्टर है हमारे, इन द सेंस कि अगर एक विलन है तो उसके अंदर सारी खराबियां हैं, एक हीरो है तो उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं. इस तरह के दोनों लोग मुझे कहीं दुनिया में दिखाई नहीं दिए आज तक, ना मेरे गांव में, ना शहरों में, ना कॉलोनी में, या कहीं भी इस तरह के लोग मैंने कभी देखे नहीं. अच्छाई बुराई दोनों एक इंसान दोनों में. हाँ, अगर आप मेन लीड भी कर रहे हो तो उसके अंदर भी कुछ खामियां तो हो, तभी तो मजा आएगा एक्टर को प्ले करने में. कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए उसके अंदर भी. तो जैसे अभी आपने बोला ना कि आपका बस चले तो आप तो टॉयलेट में ऑब्जर्व करें उस इंसान को कि वो कैसे बिहेव करता है, टू कैच द बॉडी लैंग्वेज और टू कैच कि वो है कैसा इंसान असलियत में. क्योंकि वो
वहां अपने रियल सेल्फ में होता है, Real वहां वो self में कुछ होता है, दिखावा नहीं कर रहा है। कभी इतना एक्सट्रीम अपने किसी किरदार की प्रिपरेशन के लिए गए हैं आप कि कोशिश की जाती है कि उसके जो पब्लिक इमेज उसको छोड़ के उसका कोई उदाहरण बताइए ना कि किसी किरदार के लिए आप इतना एक्सट्रीम में चले गए हो, मतलब टॉयलेट में ऑब्जर्व मैं करने फ्रेंकली वाली बात। स्पीकिंग रमन राघव के लिए गया था, उतना पूरे एक्सट्रीम गया था। और मैंने ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, अच्छाई क्या है? अच्छाई उसके अंदर एक थी, उसने झूठ कभी नहीं बोला। अगर आप फिल्म देखेंगी वो झूठ नहीं बोलता कभी भी। एक ही खूबी थी रमन राघव के अंदर, जो 9 मर्डर करके पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले के सामने बोलता है कि मैं 9 मर्डर किए हैं मैंने। तो पुलिस वाले सोचते हैं ये तो पागल है, कोई बोलता है क्या ऐसे, उसको भगा देते हैं। और लास्ट में जब 40 मर्डर करने के बाद बोलता है मैंने आपको बोला था कि मैंने 9 मर्डर किए, आपने मुझे बेवकूफ़ समझ के भगा दिया। यस। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी और आपसे भी सेजल मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगी, एक कलाकार के तौर पे आपसे, एक फिल्म मेकर के तौर पे आप अपना जवाब दीजिएगा। आपकी एक फिल्म थी मेरिडियन लाइंस जो रिलीज़ नहीं हो पाई, वो तो फाइनेंशियल वजहों से या आपसी मतभेद की वजह जो दिखती है गूगल पे कि इस वजह से वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। आप और इरफान साथ में थे उस फिल्म में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सेंसर बोर्ड को लेकर के एक बड़ा मसला उठा था कि सेंसर बोर्ड फिल्मों को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा रिलीज़ होने के लिए। बहुत सारी ऐसी फिल्में, चाहे वो धड़क 2 हो गई, फुले में भी बहुत सारे कट्स लगाने के बाद वो रिलीज़ हुई थी, फिर चाहे वो पंजाब 95 हो गई, ऐसी बहुत सारी फिल्में जिसको बोर्ड रिलीज़ नहीं होने दे रहा है। अनुराग कश्यप भी गुस्सा हो गए थे इस बात पर कि भाई इतने कट लगाओगे तो फिल्म का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। एक कलाकार फिल्म पे काम कर रहा है, उसने अपनी जी जान लगा करके वो फिल्म करी है, उसके बाद बोर्ड उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है और वो रिलीज नहीं हो पा रही है उन वजहों से, तो क्या एक कलाकार के तौर पे आपको ये बात कचोटती है, खाती है? कचोटती, बिल्कुल कचोटती। आप कैसे देखते हैं इसको कि बोर्ड का सर्टिफिकेट की वजह से कितनी सारी फिल्में ऐसी अटकी? संतोष जो फेस्टिवल्स में दिखाई जा चुकी है, इंडिया में रिलीज नहीं हो पा रही है। मंकी मैन जिसकी इतनी तारीफ हो, इंडिया में रिलीज नहीं हो पा रही है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे ऑफ कोर्स अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, क्योंकि उससे हम कहीं ना कहीं अपनी मर्जी का सिनेमा नहीं बना सकते। फिर वो क्लीशेड सिनेमा बनता रहेगा, साफ सुथरा टाइप में, जो होता है कि भाई हाँ वो एक्चुअल जो रियल चीज़ें नहीं दिखा सकते, जो सच्चाई जो होती है वो शायद दिखाना फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर वो देखते रहिए आप, वो झूठी फिल्में जो लिपा पोती करके बनाते हैं, ठीक है वो। लेकिन मैं खुद, मेरा मानना है कि मैं उसी सिनेमा को पसंद भी करता हूँ, मुझे पसंद भी है वो सिनेमा जिसमें मैं किसी इंसान के अंदर झांक सकता हूँ और उसमें बहुत सारे फ्लॉज भी होते हैं। वो जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कमियाँ अच्छा लगती है मुझे किसी इंसान का। एक्चुअली हमें डिटेल्स का पता चलता है कि इंसान ऐसा भी होता है, इंसान ऐसा भी सोचता है, इंसान जो उसकी इविलनेस हो या उसकी प्योरिटी हो, ये जब एक इंसान के अंदर हम देखते हैं तो हमें डिटेल्स पता चलती है, नॉलेज बढ़ती है, यू नो, आप प्रोग्रेसिव होते हैं उस चीज़ से। बोर्ड का इतना इंटरवेंशन सही है? बिल्कुल भी नहीं, अगर बिल्कुल गलत है। सेंसर तो मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि सेंसर का मुझे नहीं मालूम, बट ये जिस तरह की फिल्मों को सेंसर किया गया, जैसे सर्टिफिकेट कट्स लगा देते हैं, उसमें तो उसकी बेबी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। एक डायरेक्टर का एक वो जो है जो नज़रिया बिल्कुल ही डेड हो जाता है वो। आप एक फिल्म मेकर के तौर पे इसे कैसे देखते हैं? No, maybe I also feel the same thing because I feel that all over the world, more normally when you look at a censor board, you're supposed to only give the certificate. Okay, UA है, A है, and whether people can watch it. आपका job actually वो ही होना चाहिए कि whether it's meant for adults or it's public. But when आप this is basically you're cutting a film on the terms of your personal morality. और मेरा morality, आपका morality, it's all very subjective. And what you view cinema has कि आपको कैसे ऑफेंड होगा मुझे क्या पता, बिकॉज आई डोंट गेट ऑफेंडेड इजीली, यू माइट गेट ऑफेंडेड। सो आप देयर आर सम फ्यू पीपल हु आर डिसाइडिंग कि किसको क्या ऑफेंड होना चाहिए, किसको किस बात पे, लाइक यू आर सेइंग स्वेयर वर्ड्स इज अ वेरी बेसिक थिंग इन अ फिल्म, इट्स एन एडल्ट फिल्म, ओके, देयर आर एडल्ट्स वाचिंग एंड देयर विल बी स्वेयर वर्ड्स, अभी आजकल होता है। सो इफ यू आर आस्किंग देम टू कट दैट, so I think it is very scary that, you know, where we have to pander to the taste of few people. आप बेसिकली बोले कि 10-12 लोग का मेरा ये टेस्ट है और मेरे को लग रहा है कि ये मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, so I feel that is unfair because people should be allowed to watch. फिर see, I don't have a problem ever कि सबको फिल्म दिखाओ. I think all films should be made. Let audience Even the decide. worst films, people say Absolutely. ये फिल्म ही बनाओ, मैंने बोला सबके बारे में फिल्म बनाओ, आप डिसाइड करो, because I think what I'm saying, there should be no moral policing in this country because हम लोग सब adults हैं. I think people know in this, we should stop nanny. This is not
not a nanny country, you know, where everybody's मैं बच्ची नहीं हूँ, I don't need a nanny to guide me कि मुझे क्या पसंद आना चाहिए, क्या नहीं पसंद आना चाहिए. So I feel that everybody, we all are adults and हम लोग सब choices बनाते हैं, तो हमारे पे choice छोड़ो and खराब film चलो. सही, for me you might not like something, I might like. So I feel that should stop and we should start treating Indians as adults. नहीं, उससे एक बहुत बड़ी गलती भी हम लोगों से ये होगी कि अगर हम इस तरह की सेंसरशिप करने लगे ना, तो हमारा जो सिनेमा है वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे कहीं पहुंच ही नहीं सकता, यू नो, कि जहाँ पे जिसके दिमाग में जो आ रहा है और वो फिल्म बनाते हैं और खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करते हैं बाहर कंट्रीज़ में, और यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड सिनेमा के बराबर जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा. कहते हैं ना, सच्चाई है थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन वो आपको दिखाना पड़ेगा. नहीं तो क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में गई थी, ये जैसे संतोष बता रही हैं आप, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ब्यूटीफुल फिल्म. तो ये जैसे, या कोर्ट एक फिल्म थी, ये मेरी फेवरेट फिल्में हैं और ये इतनी अच्छी फिल्में हैं कि इनको देख के पता चलता है कि भाई हाँ, हमारा सिनेमा किसी लेवल पे जा सकता है इन फिल्मों को. और जैसे उसने अप्रिसिएशन भी उसको काफ़ी मिला, अवार्ड्स भी मिले, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, है ना. तो अगर इस सिनेमा के में कट्स लगाने शुरू कर दिए तो हम तो, एक तो वैसे ही नहीं हमारा बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल पे हमारा सिनेमा है ही नहीं कहीं भी. और वो जो सिनेमा है जो जाता है बाहर, वो देख के वो हंसते हैं कि भाई ये क्या है ये. जैसे कभी कभी जब हम फेस्टिवल में जाते हैं तो अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये जो 25 लोग डांस करने, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, ये जाते कहाँ हैं लेकिन है. तो इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये जो एक्टर है, ये जो हीरो है, ये सितार बजा, वो क्या बोलते हैं उसको, गिटार बजा रहा है बाजार में, कि ये मतलब थोड़ा सा क्रैक है या क्या वहाँ पे एक कल्चर है बजाने की, गिटार बजाने की, रोड्स पे गिटार. तो उनको वो जवाब देना, भाई ये फिल्मों का फॉर्मेट ही ऐसा है, म्यूजिकल फिल्में हैं, ये म्यूजिकल ओपेरा टाइप की फिल्में हैं टाइप में. लेकिन जो रियलिस्टिक फिल्में हैं उनके लिए तो आपको दिखाना ही पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, तभी हम लोग कम्पीट कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है. और यही फिल्में आपको इज्जत दिलाती हैं, देश को एक पहचान दिलाती हैं. यही इंडिपेंडेंट फिल्में, जो छोटी फिल्में, यही क्रैक करती हैं. वरना ज़्यादातर जो हमारी कमर्शियल में, वो कौन लोग देखते हैं ज़्यादा, जो बाहर पाकिस्तानी हैं, अफ़गानी हैं या मिडिल ईस्ट के लोग हैं, वो देखते हैं. लेकिन उन गोरों में जो क्रैक करती हैं, ये फिल्में करती हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए इंडिपेंडेंट फिल्में करती हैं. क्या वजह है, मतलब जैसे कि आपने बोला कि कमर्शियल फिल्में उन्हें क्रैक नहीं कर पाती या उनको नहीं छू पाती, उन तक नहीं पहुंच पाती, और ये जो फिल्में इंडिपेंडेंट फिल्में वो अप्रिशिएट करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उनको सच्चाई दिखती है उसमें. क्यों, और वो हमारी फिल्में हैं, लोकल फिल्में हैं. लोकल जितना लोकल होंगे उतना ग्लोबल होगा, यू नो. आपकी अपनी आप अपने कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, यू नो, हमारे गली मोहल्लों में एग्जिस्ट करते हैं. अब उन फिल्मों में, जिन फिल्मों को मैं भी इंजॉय करता हूँ, उन फिल्मों को आप बता सकते हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं क्या आपके गली मोहल्लों में? पुष्पा, एनिमल, और मैं खैर नाम नहीं लूंगा, मतलब ये, बट मैं सेइंग कि स्पेशली जो कैरेक्टर्स हम अपनी फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में जो हम लोग देखते हैं, लार्जर देन लाइफ, मुझे मज़ा आता है उन फिल्मों को देखने में. लेकिन जब मैं दिमाग घर पे रख के जाता हूँ तब मज़ा आता है. बट वो एग्जिस्ट नहीं करते मेरी सोसाइटी में वो कैरेक्टर. अगर कहते हैं ना कि दिमाग घर पे रख के जाओ, कैसे रख के चले जाए भाई, ऊपर वाले ने दिया है तो वो बहुत खूबसूरत चीज़ है. अगर किसी को ऊपर वाले ने फाइन माइंड दिया, ब्रेन दिया है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. No, and I also feel कि अगर भी I enjoy those kind of films, it's like watching a Tom Cruise, like Yes, Mission of course. Impossible. I enjoy that film and it is fun. Of course, ये एक character doesn't exist, तो मज़ा आता है. But even if you see in those kind of cinema, people, these are not the films which resonate with everybody. क्या resonate होता है, छोटी कहानी, और it can be a big film where there is an emotion and drama. So I am saying that even if you see Hollywood, if you see Indian film industry, कि क्या public को मज़ा आता है जाके पुष्पा देखने, which is I enjoyed Pushpa too a lot. I love that film. I love Mission Impossible. I love all these films. But I'm saying ultimately when people like you, me and all talk, we will talk about films that there is an emotion, drama, because हम लोग relate कर सकते हैं. तो Hollywood में भी ऐसा ही होता है, वही film ultimately, you know, where there is very touching, वही होता है. बट देन ये बड़ी फिल्में बनाने के चक्कर में कहीं आपको नहीं लगता है कि एसेंस फिल्म का मर जाता है? जैसे अभी हाल ही में सिकंदर आई, क्योंकि मैं इसलिए सिकंदर की बात कर रही हूँ, आप किक में काम भी कर चुके हैं सलमान के साथ, और वो आपका डायलॉग भी है, तक से मौत को छूके वापस आ जाता हूँ. बहुत सारे लोग, इनफैक्ट जो सलमान के बहुत बड़े बड़े फैंस भी थे, उन्होंने ये बोला कि
बेहतर स्क्रिप्ट सुनने की ज़रूरत है सलमान को, जबकि वो सलमान अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हैं जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स देते हैं, जिनके चेहरे पे मेकर्स दाव लगाते हैं कि ये चेहरा है तो भाई नंबर्स आ ही जाएंगे, पैसा कमा ही लेंगे। तो वो जो एसेंस मिसिंग है फिल्म में, स्क्रिप्ट जो एसेंस लेके आती है, क्या अब लोग उसको पकड़ने लगे? अब आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब ठीक है, एक फिल्म उनकी, वरना उनकी तो फिल्में ऐसी, इसीलिए तो सुपरस्टार है वो। उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनमें कोई इतना कोई ख़ास एसेंस नहीं, बिकॉज ऑफ सलमान खान वो फिल्में बड़ी बड़ी हिट भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये कुछ पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने तो देखी नहीं फिल्म, क्या रहा होगा उस फिल्म में। बट सुपरस्टार की खूबी यही होती है, अच्छाई यही होती है कि नॉर्मल सी एक फिल्म को इतना बड़ा भले एसेंस हो ना हो उसमें, जस्ट बिकॉज सुपरस्टार इज अ सुपरस्टार। और लाइक इवन अगर सिर्फ भाई की बात करें तो क्या होता है ना, जब डायरेक्टर्स, भाई ने हाँ कर दी, चलो मैं फिल्म कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो डायरेक्टर है उनकी तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो आपको अपने फैंस ना प्लेट पे लाके दे रहे हैं यार, आपकी तो और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन। ये सिर्फ भाई को ही नहीं बोलना चाहिए, भाई के ऊपर ही नहीं उंगली उठानी, जो मेकर्स हैं उसके एटलीस्ट उनको काम करना चाहिए ना कि भाई अब सलमान खान मिल गए मुझे, तो मुझे एसेंस और ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से डालनी पड़ेंगी। वो एक ऐसा शख्सियत है, या सुपरस्टार, हमारे टाइम के जो सुपरस्टार होते हैं, वो उनकी खासियत ही ये होती है कि एक सिंपल से फिल्म को भी इतनी बड़ी बना देते हैं अपनी प्रेजेंस की वजह से। आपको सब कुछ ला के दे रहे हो, अपनी फ़ैन फॉलोइंग, एक मैडनेस, एक सेलिब्रेशन ला के दे रहे हो बिकॉज ऑफ देम, के लोग आते हैं उनको देखने के लिए। बट अगर डायरेक्टर्स या मेकर्स काम नहीं करेंगे स्क्रिप्ट के ऊपर, तो फिर सारा ब्लेम हम सुपरस्टार पे नहीं डाल सकते। ब्लेम तो एक किसी इंसान का है भी नहीं, सबकी थोड़ी थोड़ी दैट इज वाई, इसलिए तो बोलते हैं इसको कोलैबोरेटिव आर्ट है ये। Exactly, सब के साथ मिलके बनाई जाती है फिल्म। कोई इट्स नॉट ए पेंटिंग टाइप की, मैंने घर में बना ली पेंटिंग और लोगों को दिखा रहा हूँ भाई मैं, ये तो कोलैबोरेटिव आर्ट है। आपने तो उनके साथ काम किया है, वो अपने काम को लेकर के कितने पैशनेट हैं? पैशनेट हैं और बहुत ही फराख दिल भी हैं, बहुत ही कमाल की शख्सियत है उनकी, और उनके साथ काम करना मेरा हमेशा हमेशा बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करना। वो एक शख्सियत ऐसी है कि भाई, वो तो मैं बताऊँ, बजरंगी भाईजान में बहुत सारी चीज़ें, सीन ऐसे थे कि उन्होंने अपने डायलॉग जो थे मुझे दे देते थे, तू बोल ले डायलॉग, ओह, ऐसा होता था। हाँ, कोई एग्जाम्पल? उसके नीचे से जाएंगे, तारों के नीचे से जाएंगे, ये वो करके, वो तो बहुत सारे डायलॉग थे उनके जो मुझे दे दिए थे उन्होंने, जो तू बोल रहे। तो उनका तो ऐसा है, मतलब मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं वो, ऐसे नहीं हो। बजरंगी भाईजान की आपने बात छेड़ी है, बजरंगी भाईजान पे मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि बजरंगी भाईजान 2 को लेकर के भी बहुत चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अभी जो राइटर हैं, जो केवी विजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने बोला था, कल ही का उनका था, कि वो पिछली ईद पे सलमान से मिले थे, उन्होंने एक लाइन में कहानी सुनाई है और उनको वो पसंद आई, उन्होंने हाँ भी बोल दिया, अब इस पर काम चल रहा है। आपको अप्रोच किया है? नहीं, मुझे कोई अप्रोच नहीं किया अभी, और ना मुझे इसका आइडिया है। हाँ, अगर होगा, मेरे लायक कुछ होगा तो मैं ज़रूर, ऑफ कोर्स। अरे, वी वुड लव टू सी यू अगेन इन दैट फिल्म। हमने मेरिडियन लाइंस की बात की, आज इरफान की पुण्यतिथि भी है, तो आपने उनके साथ फिल्मों में एक्टिंग भी की है और उनके डायरेक्शन में काम भी किया है। अभी कुछ दिनों पहले बाबिल आए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि बाबा क्योंकि इंडस्ट्री के सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते थे, तो उनको बहुत ह्यूमिलिएट होना पड़ा था। आपने भी ये बात बोली है कि काफ़ी ह्यूमिलिएशन हुआ है, ये गुरूर चला गया था कि मैं एक कलाकार हूँ, आपने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात बोली है। तो क्या कभी इस बारे में उनसे चर्चा होती थी कि हम जैसे कलाकार जो सिर्फ एक्टिंग पे, परफॉर्मेंसेस पे ध्यान देते हैं, जो कोई भी किरदार दे दो उसको उसमें कमाल कर देंगे, ये जो ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है वो किस तरीके का होता था? क्या कभी इस बारे में उनसे बात होती थी? उनको कैसे याद? हाँ, अक्सर उनको इस बात का दुख होता था कि मैं काफ़ी, क्योंकि मैंने अगर देखा तो सबसे ज़्यादा फिल्में उनके साथ की हैं, इरफान भाई के साथ। उन्होंने डायरेक्ट भी किया मुझे। आपने वो दिन कुछ बोला था ना, नंबर कुछ आपको सडनली याद आया, कितने ना, 10-12 किए ना? 9 फिल्में की हैं, आधे फिल्में तो रिलीज भी नहीं हुई हमारी। मेरिडियन लाइन थी और एक अमीर गरीब करके वो किया था हमने, सीरियल किया था, काफ़ी चीज़ें की। उन्होंने डायरेक्ट भी अलविदा करके एक सादिया सिद्दीकी और मुझे लेके उन्होंने बनाया था। बट द थिंग, उनका एक हमेशा एक उनका वो तो रहता था कि वो एहसास रहता था, उनकी बातों में झलकता था वो, कि ऑफकोर्स शुरू से वो ग्रेट एक्टर रहे हैं, और कि उनको लेके कभी जो बड़े बजट की फिल्म होती कभी किसी ने नहीं बनाई, यू नो। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से, चाहे वो ओमपुरी के साथ हो, नसीर साहब के साथ हो,
चाहे इरफान भाई के साथ है, मनोज वाजपेयी के साथ हो, जब आपको मालूम है दे आर द ग्रेट एक्टर्स, बट उन पे कभी किसी ने 20 करोड़ से ज़्यादा कोई फिल्म बनाई नहीं है एक्चुअली। ये बड़ा अजीब सा है। जैसे ऑफ कोर्स जैसे हॉलीवुड में होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ओपनहाइमर, कैलियन मर्फी को लेके बड़ी बड़ी एक्टर को लेके बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बना देते हैं वो लोग, बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है ऐसा। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों आइडिया, जबकि उनको पब्लिक देखना चाहती है। कहते हैं ना कि एक पब्लिक का एक्टर होता है, एक इंडस्ट्री का एक्टर होता है। पब्लिक के एक्टर को पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्टर है वो हर घर के आगे, हिंदुस्तान के हर घर के आगे उसको देखा जाता है। तो शुरू में उनको लोगों को लगता है क्या एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर यूज्ड हो जाते हैं उसके, वो उसी में से अच्छा ढूंढने। हमारी इतनी अच्छी ऑडियंस है कि जो कमतर एक्टरों में भी अच्छा ही ढूंढने लगती है वो। तो दैट इज़ द रीज़न एक्चुअली कि कभी जो ग्रेट एक्टर्स जिनके बारे में आप बात कर रही हैं, चाहे वो ओम साहब हो, नसीर हो, या इरफान हो, मनोज वाजपेयी हो, इनको लेके कभी भी बड़े बजट की फिल्म कभी बनी नहीं, और मुझे लगता भी नहीं आगे ऐसा होगा। आपने 2 एक्टर्स की बात की, इंडस्ट्री के एक्टर्स और ऑडियंस के एक्टर्स, क्या अंतर है इनमें? जब हम लोग निकलते हैं बाहर में, चूँकि मैं इरफान भाई के साथ भी प्रमोशन भी बहुत किया मैंने, वो लोग बोलते थे कि यार हम दोनों हम देखना चाहते हैं आप लोगों को, लेकिन आपकी फिल्में ही नहीं पहुंचती। अब किसी को 300 स्क्रीन दोगे और शो दोगे सुबह का और एक रात का, तो उसमें क्या आप हमारे से एक्सपेक्ट करोगे, कितना कलेक्शन कर लेंगे हम लोग? ये भी तो है ना। सेजल, आप जिस इंडस्ट्री में है, मतलब अगर मैं फीमेल फिल्म मेकर्स की बात करूँ तो मैं उंगली में नाम गिन सकती हूँ, सिर्फ उतनी ही फीमेल फिल्म मेकर्स हैं। ऐसे में एक ऐसी इंडस्ट्री में जब आप अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म बना रही थी, तो क्या कुछ चैलेंजेस आए आपके सामने, क्या मुश्किल था? See, there is, as far as my lens is concerned, I am a very genderless. I have a very genderless view. I don't view anybody's religion, their gender, their social status. मैं नहीं देखती हूँ. But I feel that, if you see globally, even in India and the world, that female filmmaker, there is a kind of a expectation कि यही type की films पहले बनानी है, because emotion, drama, action, this is a very different kind of film. A lot of people, which I was surprised, मैंने कभी नहीं सोचा था, a lot of people came and told me, अरे ये film देख के लगता नहीं है कोई female filmmaker ने बनाई है, because I mean, whatever, if it is, and I never thought so. So a lot of people feel that, the women can make only certain kind of films. So that is there. And I also feel, because see, my background is because I've been a journalist. फिर उससे बाद मैंने producing किया. I've done 4-5 films as shows. And then I always wanted to direct. Producing was a part of the fact that मेरे partner मुझे company चालू करनी थी to have a creative vision. But one thing I noticed for sure is that there is, आप लोग कितना भी बोले ना, whatever people try to say, there is a gender bias, towards a female filmmaker. On the set you go sometimes you go in meetings, sometimes you go to convince people, there is a gender bias. And मैं तो देखती हूँ, I see it regularly, is because I have a male partner in my company. So I see how people talk to him and talk to me. तो वो तो है ही, and it is a very difficult thing. But that said, sometimes, like I'll tell you for this film specifically, I never, maybe I got also very, very lucky that nobody viewed me as any male, female, nor did I view anybody. It was a fantastic experience for me. So I got lucky, but I will not diminish the fact that मुझे पहले भी, it would have been difficult for me if Nawaz, like for example, if Nawaz wouldn't have said yes, it would have been difficult for me to go make a film. For a male filmmaker, I still feel it is easier. Command on the set, what expectations, what a male director can get away with, I don't think a female director can get away with, which I've seen because I've worked a lot, so I know that. ये सेम चीज़ें ना कई बार एक्सपीरियंस की है मैंने भी, जैसे कहीं पे डिसीजन लेने की जब बात आती है ना, तो जो मेल मेंबर है फैमिली का, या फिर फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बात आएगी, तो बैंक वाले फोन करेंगे कि आपके पापा से बात हो सकती है या आपके हस्बैंड से बात, मैं खड़ी हूँ मेरे सामने, मुझसे बात करो, टॉक टू मी अबाउट इट. So वो तो एकदम obvious है, which we see it in our daily life. So the industry is just a reflection of the society. So industry is not going to be different from the society. जैसे कि हम लोग जब भी meetings में बैठते हैं, because I have a male partner business, and मेरे जो partner है, he doesn't get into the business side of it at all because he's very creative and उससे पहले से बोला मुझे नहीं बात करनी है. So I do mainly all the business decisions मैं लेती हूँ. But I remember so many times जब भी बात कर रहे हैं सब लोग, तो भी भावेश को फोन करते हैं, and I'm like, he doesn't know anything, उसको कुछ मालूम नहीं. आप भावेश को मिले हैं, वो उसको कुछ मालूम नहीं, but still they will call him up and he will say please talk to Sejal. नहीं मुझे आपसे बात करनी है. So and in the industry I've seen that it is a very
जैसे कि इंडस्ट्री इज अ वेरी मेल क्लब, यू नो, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो इनफैक्ट एक मीटिंग आई हैड गॉन टू फॉर अ मीटिंग विद अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, लाइक वी वर को प्रोड्यूसिंग. And जब ये मीटिंग खत्म हुई and he turned around and he told me that, you know, whatever we have discussed and all, you can consult your husband. I said, you can consult your wife, I'll consult my CA. I don't need to consult my husband. तो ऐसे biases and misogyny तो होती ही है, but it is part of the everywhere. So I think, I guess you deal with it. यस. हम ना दोस्ती पे बात करेंगे अगर, तो जैसे राजपाल यादव है ना, वो बहुत प्यार से आपको हमेशा याद करते हैं. आपके जब किस्से सुनाते हैं कहते हैं कि हम इस समय के गोरा खाला हैं. वो इस तरह के एग्जाम्पल्स देते हैं. तो आप भी बताते हैं कि जब आप उनसे मिले थे, वो मुंबई छोड़कर जाने का मन बना चुके थे, जब उनके अच्छे दिन चल रहे थे, जब वो बढ़िया काम कर रहे थे और बढ़िया कमा रहे थे, तो उस समय उनके घर में लंगर चलता था, सब लोग जाते थे, खाते थे आराम से. अब आपने बड़ा घर ले लिया है, बढ़िया सा आपका घर है, तो इस तरह से दोस्तों का मिलना जुलना आपके घर पे कहीं वापस अब वो फेज दोबारा आता है जब सब बैठते हो? हाँ, मतलब चूँकि उस टाइम की जो दोस्ती थी वो तो खैर कभी जाने वाली नहीं है. राजपाल के साथ मेरे 5-6 साल की सिर्फ ट्रेनिंग का एसोसिएशन है, क्योंकि 2 साल हमने लखनऊ में ट्रेनिंग ली, फिर 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और फिर यहाँ पे आए थे. तो एज यू सेड कि राजपाल का जो घर था वो लंगर था, जो भी आते थे बनाते थे खाना, खाते थे, इस तरह का सालों साल चलता रहता था. और राजपाल हमेशा शुरू से ना दिल्ली से काम लेके आया था. राजपाल को कभी कोई सच कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो शुरू से काम था, और जहाँ भी जिस ऑफिस में भी राजपाल चला गया वहाँ से काम लेके आया वो. तो ये था राजपाल का. तो अब बैठते हैं सब दोस्त? अब बैठते हैं, हाँ, कभी कभी बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है बैठ के, और उसके साथ हमेशा बैठना बड़ा मज़ेदार वो रहता है, टाइम रहता है. और मैं भी बहुत ही प्यार करता हूँ उसको एक्चुअली, राजपाल को. बहुत ही अच्छा इंसान भी है वो, एंड इज़ अ ग्रेट एक्टर, नो डाउट. हालांकि वो ठीक है कॉमेडी करता है, बट लोग उसको कॉमेडी उसमें देखना चाहते हैं, बट उसकी 2-3 फिल्में हैं. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, और एक मैं मेरी पत्नी और वो करके उसमें जो परफॉर्मेंस किया है वो मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस है. मैं तो राजपाल को एज एन एक्टर, नॉट एज ए कॉमेडियन, बट एज एन एक्टर मैं उसको बहुत ही बड़ा उस पर रखता हूँ. ये है मेरा. आपको लगता है उन्हें ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया इंडस्ट्री ने, मतलब एक तरीके के रोल में टाइपकास्ट कर दिया? इंडस्ट्री का दस्तूर है ये, मतलब इजीली मतलब टाइपकास्ट कर देती है. बट राजपाल के अंदर अगर कोई उसको एक्सप्लोर करे तो उसके अंदर वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स और बहुत बहुत है एक्चुअली. अच्छा नवाज, अब ना एक समय था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, और आप बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी आप मतलब दोस्तों के घर पे रहकर आपने समय काटा है, सुबह किसी और के घर, शाम किसी और के घर. अब आपका अपना घर है, बड़ी सी गाड़ी है, उससे उतरते हैं तो लोग आपका नाम चिल्ला रहे होते हैं, फैंस हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं. तो ये जो चेंज आता है ना लाइफ में, इस सब के बीच में खुद को ग्राउंडेड रखना, खुद के अंदर वो अहम नहीं आने देना, कि वरना लोगों में बहुत आसानी से आ जाता है कि ओ अब तो मैं बड़ा बन गया हूँ, वो कैसे पॉसिबल होता है? मैं सच बताऊँ, मैं कभी भी यहाँ इसलिए नहीं, यहाँ लोगों को बहुत लोग यकीन नहीं करते इस बात में. बम्बई इसलिए नहीं आया था कि मैं यहाँ पे पैसा कमाऊँगा, ये कमाऊँगा, वो कमाऊँगा, एक दिन बड़ा घर लूँ. वो करना होता तो शुगर फैक्ट्री खोल लेता मैं अपने गाँव में, है ना, वहाँ से भी हो जाता है उतना तो. बट ऑफकोर्स चूँकि मुझे परफॉर्मेंस करनी थी, एक्टिंग करनी थी, तो और आज भी मेरा फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे है कि मुझे उसमें मज़ा आता है, ना कि घर, गाड़ी, ये वो, ये इन सब चीज़ों में. मैं आज भी देखो घर पे कितना रहता हूँ, मैं तो कहीं शूटिंग वूटिंग में तो रेयर होता है मैं घर पे टिकता हूँ कभी. इन चीज़ों का ना तो मुझे पहले शौक था, ना आज भी है शौक. बट मुझे जो प्रोसेस है, जो एक्टिंग की जो प्रोसेस होती है, उसमें जो चैलेंजेस मिलते हैं, मैं अभी कभी कभी सोचता हूँ तो इतना वो लगता है कि रोज़ हर फिल्म के लिए एक इम्तहान होता है, हर रोज़. लाइक परसों में शूटिंग कर रहा था रात अकेली की, इतना डिफ़िकल्ट सीन था, तो मैं ये सोचता था यार हम लोगों को तो रोज़ वो करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे. और यही इंगेज रखती है, यही चीज़ कि ये जो डायरेक्टर के दिमाग में जो है इस कैरेक्टर को लेके, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, इसी की कश्मकश में ना जिंदगी गुजर रही है. और ये खूबसूरत जिंदगी है, आई थिंक इससे बढ़िया कुछ नहीं. आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट व्हेन यू सेड दैट, सॉरी, आप बोल रहे थे ना, ही इज एक्सट्रीमली ग्राउंडेड बिकॉज उनके साथ आई नोन हिम फॉर a few years now because of that and friend.
उसको द वे ही कम्स ऑन द सेट, उसको आई रिमेंबर हम लोग गोवा में जब ही शूट कर रहे थे, ही यूज्ड टू बिकॉज ऑफ द लोकेशंस ही यूज्ड टू ट्रैवल लाइक ऑलमोस्ट 2 hours एवरी डे, यू नो, इन द मॉर्निंग एट 4-5 in the morning. बहुत दिन के बाद ही टर्न अराउंड एंड ही टोल्ड मी, यार सेजल, इट इज़ सो डिफिकल्ट फॉर मी, मुझे जिम करने को नहीं मिलता है. तो आई सेड, व्हाई डोंट यू ओपन योर माउथ, यू आर अ स्टार, यू आर द स्टार, they'll give you any hotel, they will do anything because there was a hotel there. कि उसमें जरूरत थी कोस्टा में, Because he wanted to work out. So I'm saying that he will not even demand, and I had to tell him, I said, what is wrong with you? मैं बुलाती हूँ, आप बोलो ना कि इसे मेरे को जिम करना है 10 दिन. तो I said, why don't you open your mouth, you're an star. तो उनका यही है that he is very simple, and I know because I've hung out with him, he'll never have any kind of attitude. वो set पे आएंगे, sometimes I'll shout also, नवाज किधर है, and saying, बड़े इधर ही बैठे, because quietly he'll be sitting. I remember one instance I shouted and saying, तो मैं बाजू में ही हूँ. So he'll never realize he's around and all that. And उन्होंने actually, why I'm saying this is specifically is because that day I heard him saying that somebody asked him and then he said that line कि, you know, जो भी मुझे मिला औकात के बाहर आपने बोला था ना, मिला है. So anyways, that is what it is. So he's a very amazing guy. तो आप ऐसे अपने डिमांड्स नहीं रखते जैसे आजकल एक्टर रखते हैं? बिल्कुल नहीं कि मुझे वैनिटी चाहिए, इतने लोग चाहिए. ऐसा जिंदगी ऐसी देख ली है तो जो भी लगता है वो बोनस ही है एक तरह से देखा जाए तो. यस जैसे आपने ये बोला ना कि जो भी देख लिया है वो बोनस ही है. अभी हम इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि आजकल फिल्में भी ऐसी हो गई है ना कि कुछ भी अच्छा मिलता है तो लगता है बोनस ही है कि ये तो ये अच्छा बना दिया है. ऐसा आपको भी लग रहा है आजकल फिल्में? हाँ, ऑफ कोर्स लगता है. बहुत ही रेयर हो गया एक अच्छी फिल्म देखे मुझे काफी वक्त हो गया. एक अच्छी परफॉर्मेंस देखे हुए काफी वक्त हो गया. हाँ. ये तो हमारे टाइम में था. सॉरी, नहीं आप बोलिए प्लीज. आप बताइए क्या. नहीं मैं तो आपसे ये बोल रही थी कि वो कौन सी आखिरी फिल्म थी जो आपको लगा हो कि ये बढ़िया फिल्म? ये मुझे सच बताओ, मुझे परफेक्ट डेज देखी थी मैंने. उसमें मुझे सी आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो बाहर की फिल्में, ये एक्टर को एक्टर की फिल्में पसंद आती हैं, यू नो. कोई भी ब्राजील के किसी कोने में बैठा हो कोई एक्टर, किसी एक्टर की फिल्म अगर एक्टिंग पसंद आ रही तो आ रही है यार, उसमें आप क्या करोगे. आप ये मत बोलो फिर कि यार बाहर की पिक्चर पसंद आए, इसमें बाउंड्रीज क्रिएट मत करो यार. अपनी पुरानी फिल्में रिविजिट करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहता अपने पुराने उसमें में. आगे क्या है वो बताओ. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, उसमें उस ख्याल में कभी नहीं रहना चाहता. आगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? मेरा है एक सेक्शन 108 है, रात अकेली पार्ट 2 है, एक थामा की है मैंने. तो ये 3 प्रोजेक्ट है. साउथ की फिल्में करने का मन है? मतलब साउथ में अगर मिला नहीं, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स अगर कुछ अच्छा कुछ होगा. हालांकि मैंने 2 फिल्में की हैं, तो अगर कुछ अच्छा डेफिनेटली करूँगा. ठीक है. थैंक यू सो मच आप दोनों का हमसे बातचीत के लिए. वहाँ श्रेया सामने जाके खड़ी हो गई है, इशारे कर रही है बहुत देर से कि इस इंटरव्यू को ख़त्म करना है. तो आपको बहुत बहुत गुड विशेस आपकी फ़िल्म के लिए. ये अच्छा परफॉर्म करे ताकि ऐसी फिल्में बनाने की प्रेरणा और फिल्म मेकर्स को और एक्टर्स को मिलती रहे. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पर बैठने के लिए. आप भी ज़रूर देखिएगा कोस्टाओ. कब रिलीज़ हो रही है आप ही बता दीजिए. हाँ, 1 मई को रिलीज़ हो रही है कोस्टाओ ZEE5 पर. यस Please watch it. यस ZEE5 पर कोस्टाओ देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी. शुक्रिया.